नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉइंट एक करके प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित कवि पंक्तियों की संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए। जिसके ठीक नीचे आपको प्रश्न करके एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा और इसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी है संदर्भ सहित। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि चाहे प्रश्न में पूछ रहा हो ससंदर्भ सहित व्याख्या कीजिए या संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, इन दोनों तरह के प्रश्नों में आपको एक ही जैसा उत्तर लिखना है। सबसे पहले संदर्भ लिखना है, इसके बाद प्रसंग लिखना है, फिर इसकी व्याख्या करना है और फिर इसके बाद इसका काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। जिसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर प्रश्न एक में दिया है, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का ना तमाशा था, वह दौड़ दौड़ कर करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। यहाँ पर कुछ इस तरह का ये पैराग्राफ है जिसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी है। हिंदी व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ और इसके बाद संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। जिसके लिए हम सबसे पहले उत्तर हेडिंग डालेंगे और इसके बाद पहली हेडिंग डालेंगे पॉइंट एक करके संदर्भ। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे संदर्भ और संदर्भ में यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा ओजस्वी वाणी के कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब आपको लिखना होता है कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित, यहाँ पर लिखित मत लिख देना, क्योंकि लिखित लिखा जाता है गद्यांश में और रचित लिखा जाता है पद्यांश में। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम पद्यांश की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर रचित डालेंगे और फिर इसके बाद हमारा संदर्भ कंप्लीट होता है। यहाँ पर कुछ इस तरह से संदर्भ कंप्लीट करने के बाद आपको अगली हेडिंग डालना है प्रसंग। प्रसंग लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रसंग में यह बताया जाता है कि आगे व्याख्या में किस चीज़ का वर्णन हुआ है या किस घटना का जिक्र है। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे प्रसंग और प्रसंग में हम यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप द्वारा दिखाए गए रण कौशल्य का दृष्टांत वर्णन किया है। यहाँ पर अच्छे से साफ साफ प्रसंग हेडिंग को जरूर लिखना है, क्योंकि आपको पता है कि कॉपी चेक करने वाला संदर्भ और प्रसंग बहुत ही अच्छे से पढ़ता है, ताकि उसे व्याख्या पर ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े, क्योंकि प्रसंग में ही पता चल जाता है कि व्याख्या में किस चीज़ का वर्णन हुआ है। यहाँ पर अच्छे से प्रसंग हेडिंग लिखने के बाद अगली हेडिंग डालेंगे व्याख्या। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे व्याख्या और व्याख्या में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ केसरी अर्थात राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, यद्यपि वह दौड़ दौड़ कर इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो वह मान सिंह के रक्त के प्यासे हों, अर्थात राणा प्रताप का रण कौशल इतना भयानक था कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मान सिंह की सेना पर रक्त पिपासु बनकर टूट पड़े थे। राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी सेना की रखवाली करते हुए इस प्रकार युद्ध कर रहे थे जैसे मानो वह अपने साथ मृत्यु का प्रलयकारी भीषण रूप लिए साक्षात महाकाल युद्ध भूमि में आधमका हो। तात्पर्य यह है कि हल्दी घाटी में जब शत्रुसेना का नेतृत्व करता हुआ मान सिंह युद्ध भूमि में राणा प्रताप के सामने आया तो राणा प्रताप ने मान सिंह के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी। अतः इन्हीं लाइनों के साथ इस अध्याय की व्याख्या पूरी होती है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य और इसके बाद पॉइंट एक में यहाँ पर लिखेंगे, हल्दी घाटी की युद्ध भूमि का दृष्टांत वर्णन हुआ है, रसबीर, शैली ओजपूर्ण,
छंद मुक्त तुकांत, अलंकार श्लेष अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, उत्प्रेक्षा अनुप्रास। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो अलंकार हैं वो 2 ही लिखोगे तो काम चलेगा, बाकी रस शैली छंद ये आपको जरूर 3 पॉइंट लिखना है और फिर 5वां अलंकार, इसमें आपको उत्प्रेक्षा अनुप्रास लिख देना, काम हो जाएगा। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य को अच्छे से लिखना, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला काव्यगत सौंदर्य आपका जरूर पढ़ता है। अतः यहीं पर इस पैराग्राफ की 4 हेडिंग के साथ साथ व्याख्या पूरी होती है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। इसके बाद आता है दूसरा पैराग्राफ। यहाँ पर कुछ इस तरह का दूसरा पैराग्राफ है जिसकी लाइनें कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले इसको भी पहले की तरह लाइनें पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। यहाँ पर प्रश्न 2 करके एक पैराग्राफ दिया गया है जिसकी लाइनें कुछ इस तरह से हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तुगने उत्साह भरे। यहाँ पर कुछ इस तरह का पैराग्राफ है जिसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी है। यहाँ पर इसकी व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना होगा, इसके बाद प्रसंग, फिर इसके बाद व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। 4 नंबर का प्रश्न होता है, 4 हेडिंग्स आपको अच्छे से लिखनी होती हैं, जिसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम संदर्भ हेडिंग डालेंगे कुछ इस तरह से, और संदर्भ अच्छे से लिखेंगे और फिर इसके बाद प्रसंग लिखेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालने के बाद संदर्भ में यहाँ पर लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा ओजस्वी वाणी के कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ पर एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि जब आप लिखोगे कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित, यहाँ पर रचित ही लिखना, लिखित मत लिख देना, क्योंकि लिखित लिखा जाता है गद्यांश में और आप इस समय व्याख्या कर रहे हैं पद्यांश की, इसलिए यहाँ पर हम व्याख्या कर रहे हैं पद्यांश की, तो हम यहाँ पर रचयिता या रचित डालेंगे, और जब हम गद्यांश की व्याख्या करते हैं तो वहाँ पर लेखक या लिखित डालते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से अच्छे से संदर्भ लिखने के बाद अगली हेडिंग डालेंगे प्रसंग। याद रहे आपको संदर्भ बहुत ही अच्छे से लिखना है और प्रसंग भी बहुत ही अच्छे से लिखना है, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला संदर्भ और प्रसंग बहुत ही अच्छे से पढ़ता है, क्योंकि प्रसंग में यह बताया जाता है कि आगे व्याख्या में किस चीज़ का वर्णन हुआ है या किस घटना का जिक्र है, इसलिए आपको प्रसंग बहुत ही अच्छे से लिखना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रसंग हेडिंग डालने के बाद हम लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में राणा प्रताप के युद्ध कौशल और उनके पराक्रम का वर्णन किया गया है। याद रहे आपको प्रसंग बहुत ही अच्छे से लिखना है। ये लाइनें बहुत छोटी हैं लेकिन आपको बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि यही लाइनें आपको व्याख्या में बचाएंगी। कॉपी चेक करने वाला प्रसंग ज़्यादा पढ़ता है, व्याख्या पे ध्यान कम देता है। अब यहाँ पर इसको अच्छे से लिखने के बाद अगली हेडिंग होगी हमारी व्याख्या। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे व्याख्या, और व्याख्या में लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठाकर चेतक पर सवार होकर युद्ध करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अपने अंदर भूतल में स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य को धारण कर रहे हों, अर्थात युद्ध करते हुए राजा के अंदर असीमित साहस दिखाई पड़ रहा था। वह ऐसा पराक्रमी वीर था जो शत्रु सेना के सिर काट काट कर अपनी जवानी की वास्तविक परिचय देता था, अर्थात अपनी जवानी के कारण सफलता भी प्राप्त कर रहे थे। राणा प्रताप की सेना के कुशल सैनिक राणा प्रताप का रण कौशल देख देख कर और भी उत्साहित होकर युद्ध कर रहे थे। वह राणा प्रताप के पराक्रम को देखकर दोगुने तिगुने उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। अतः इन्हीं लाइनों के साथ इस अध्याय की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य। यहाँ पर कुछ इस तरह से अच्छे से हेडिंग डालेंगे काव्यगत सौंदर्य, और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट 1 करके लिखेंगे, कवि ने देश के गौरवपूर्ण इतिहास का वर्णन किया है। पॉइंट 2 में लिखेंगे रस वीर या वीर रस। पॉइंट 3 में छंद मुक्त तुकांत, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश, श्लेष अतिशयोक्ति, शैली ओजपूर्ण।
यहाँ पर आपको लास्ट की हेडिंग काव्यगत सौंदर्य बहुत ही अच्छे से याद करके डालना है। यहाँ पर आप अलंकार में श्लेष अतिशयोक्ति 2 ही डालेंगे तो हो जाएगा, लेकिन अच्छे से ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, क्योंकि कॉपी चेक करने वाला प्रसंग, संदर्भ और काव्यगत सौंदर्य बहुत ही अच्छे से चेक करता है, फिर आपको 4 के 4 नंबर देता है। अतः उम्मीद करता हूँ इसी के साथ साथ आपको ये भी व्याख्या समझ में आई होगी। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते चले कि जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो वहाँ पर एक ही अध्याय की व्याख्या पूछी जाती है। हालांकि जब आपको चाहे गद्य हो या पद्य हो, दोनों से एक एक अध्याय की व्याख्या करनी होती है, जिसके आपको 4-4 नंबर मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर 2 पैराग्राफ आते हैं। अगर आपको एक नहीं मालूम होता है तो दूसरे का करना होता है, एक चांस होता है या लगा के या आर लगा के। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको वहाँ पर एक ही अध्याय की व्याख्या करनी है, लेकिन आपको तैयारी अच्छे से करके जाना है। यहाँ पर इसके बाद आता है तीसरा अध्याय। प्रश्न 3 करके कुछ इस तरह का ये अध्याय है, जिसको हमें पहले अच्छे से पढ़ना है और फिर इसके बाद इसकी व्याख्या करना है। यहाँ पर तीसरे अध्याय में प्रश्न 3 करके दिया है, छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह, रण चंडी जीभ पसार बढ़ी। कुछ इस तरह का ये पैराग्राफ होता है, जिसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी होती है। याद रहे कि व्याख्या में आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखना होता है। 4 हेडिंग से होती हैं और चारों हेडिंग्स के 1-1 नंबर होते हैं। यहाँ पर व्याख्या करने के लिए आपको ये बात हमेशा ध्यान रहे कि संदर्भ और प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य, आपको ये तीनों बहुत ही अच्छे से लिखने होते हैं। यहाँ पर व्याख्या करने के लिए सबसे पहले हमें हेडिंग डालना होता है संदर्भ और फिर इसके बाद प्रसंग। यहाँ पर हम कुछ इस तरह से सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे और संदर्भ हेडिंग में यहाँ पर लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा ओजस्वी वाणी के कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक से उद्धृत है। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप लिखेंगे श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित, यहाँ पर रचित ही लिखना, लिखित मत लिख देना, क्योंकि लिखित लिखा जाता है गद्यांश में और आप इस वक्त व्याख्या कर रहे हैं पद्यांश की। पद्यांश में रचित लिखा जाता है और गद्यांश में लेखक लिखा जाता है। कुछ लोग करते क्या हैं, यहाँ पर भी लेखक या लिखित लिख देते हैं और उनके नंबर माइनस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम लिखने का 1 नंबर मिलता है, जिसके लिए आपको संदर्भ बहुत ही अच्छे से लिखना है, इसमें कोई गलती नहीं करना है। इसके बाद प्रसंग में भी कोई गलती नहीं करना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे प्रसंग, और प्रसंग में हम यहाँ पर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में राणा प्रताप के रण कौशल्य का वर्णन किया गया है। यहाँ पर याद रहे कि प्रसंग में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। इस लाइन को हमेशा आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है, क्योंकि प्रसंग में ही ये बताया जाता है कि आगे व्याख्या में किस चीज़ का वर्णन हुआ है या किस घटना का जिक्र किया गया है। यहाँ पर इतना अच्छे से लिखने के बाद अगली हेडिंग डालेंगे व्याख्या। यहाँ पर कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे व्याख्या, और व्याख्या में यहाँ पर लिखेंगे हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में कवि राणा प्रताप के रण कौशल को देखकर चकित हैं। वह उसके कौशल को देखकर कहता है कि राणा प्रताप इस तरह युद्ध कर रहा था कि कहीं वह शत्रु सेना में हाथ के कोड़े से हमला कर देता था तो कहीं घोड़े से उतरकर युद्ध करने लगता था। उसका घोड़े से कहीं उतरकर और कहीं चढ़कर युद्ध करनी या युद्ध करना देखते बनता था। राणा प्रताप युद्ध स्थल में अपनी तलवार से शत्रु सेना पर जिस ओर हमला कर देता, वहीं हाहाकार मच जाता था। शत्रु सेना में इस तरह शोर मच रहा था मानो वहां राणा प्रताप नहीं बल्कि स्वयं महाकाली खड्ग लेकर रक्त पीने के लिए अपनी जीभ पसार कर बढ़ रही हूँ। अतः इन्हीं लाइनों के साथ इस अध्याय की व्याख्या समाप्त होती है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी काव्यगत सौंदर्य। याद रहे कि काव्यगत सौंदर्य आपको बहुत ही अच्छे से हेडिंग डालना है और उसमें के हर एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से लिखना है, क्योंकि आपको काव्यगत सौंदर्य का भी 1 नंबर मिलता है। यहाँ पर इस तरह से हेडिंग डालने के बाद साफ साफ अच्छे से लिखेंगे, राणा प्रताप की वीरता का अद्भुत वर्णन हुआ है। रसवीर
छंद मुक्त तुकांत, शैली ओजपूर्ण, अलंकार अतिशयोक्ति उत्प्रेक्षा। याद रहे, ये पांचों पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं और वहाँ पे इस अध्याय की व्याख्या में साफ साफ इसको वहाँ पर लिख देना है ताकि आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इसको लिखना नहीं चाहते तो 3 से 4 बार सुन लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।